स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय राजकुमार सर पर। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं आपके लिए, जो साइकोलॉजी के लिए और आपकी जो रीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है हमारा, बिंग व हंट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। देखिए वह कौन सी अवस्था है, देखिए इनका कहना क्या है, वह कौन सी अवस्था है जिस अवस्था के लिए उन्होंने परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया था। बिंग व हंट ने परिवर्तन शब्द का प्रयोग किस अवस्था के लिए किया। तो देखिए परिवर्तन का मतलब क्या होता है। परिवर्तन का मतलब होता है शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों ही संवेगात्मक रूप से हर प्रकार से क्या होता है हमारे शरीर में परिवर्तन। तो सर्वाधिक जो परिवर्तन देखे जाते हैं, सर्वाधिक परिवर्तन जो देखे जाते हैं वो किस में देखे जाते हैं, किशोरावस्था में देखे जाते हैं। देखिए किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है दबाव, तनाव और तूफान की अवस्था। क्या कहा जाता है, दबाव, तनाव और तूफ़ान की अवस्था। क्या कहा जाता है, तूफ़ान की अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, परिवर्तन है जो हमारे शारीरिक अंगों के अंदर, हमारे सामाजिक, हमारे संवेगात्मक और हमारे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जितने भी हमारे परिवर्तन हमारे शरीर में देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, किशोरावस्था। और किशोरावस्था के लिए ही परिवर्तन शब्द का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और इस अवस्था के लिए एकदम परफेक्ट शब्द माना जाता है क्या, परिवर्तन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है। देखिए ये कथन किसका है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। अंतर्निहित क्षमता यानी आंतरिक क्षमताओं का क्या करता है, परिपूर्ण रूप से क्या करती है, विकास करती है शिक्षा। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है दोस्तों, ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है स्वामी विवेकानंद का, जिसमें इन्होंने कहा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का क्या करती है, परिपूर्ण रूप से विकास करती है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। यानी लॉरेंस कोलबर्ग ने विकास के क्षेत्र में क्या प्रयोग किया, क्या शोध किया था। तो लॉरेंस कोलबर्ग का आपको पता होगा, जब हम संज्ञानात्मक विकास को जब हम पढ़ते हैं बाल विकास के अंतर्गत, तो हम लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है उसको हम पढ़ते हैं। तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत को कहा जाता है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। याद रखना, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध किया था। इसके अनुसार बालक के नैतिक विकास की क्या होती है, 5 अवस्थाएं होती है। क्या होती है, 5 अवस्थाएं होती हैं। किसमें कौन कौन सी होती है वो अवस्थाएं, तो देखिए इसके अंदर 5 अवस्थाएं इसने बताई थी। एक बताई थी पूर्व नैतिक अवस्था, क्या बताई थी, पूर्व नैतिक अवस्था। दूसरी बताई थी इसने स्व केंद्रित अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था। और तीसरी इसने बताई थी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। कौन सी, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। और जो चौथी अवस्था थी वो आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था थी। और 5वीं थी आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। तो इस प्रकार से लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध किया, और शोध करके इन्होंने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं ही बालक के लिए बताई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए क्या है ये प्रश्न, देखिए एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, यानी घुमा रहे थे। बच्चे जानते थे कि चिड़िया जैसी चीज़ें, देखिए इस प्रकार के ही प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, बच्चे जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, यानी चिड़िया खोज वो जानती थी, परंतु उसने कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखो,
उसके पिता ने कहा कि यह पतंग है, चिड़िया नहीं है। तो ये उदाहरण क्या सिखाता है? तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन में दे रखा था सम्मिलन, समायोजन, संरक्षण और वस्तु का प्रदर्शन। तो देखिए जब कोई बालक, ध्यान रखना इस बात को, जब कोई बालक चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता, यानी कि उसने चिड़िया और पतंग के बीच में क्या किया, अंतर नहीं कर पाई वो बच्ची। उसने पतंग को ही क्या समझ लिया, चिड़िया समझ लिया, क्योंकि उसने सुना था और उसने देखा था कि चिड़िया जो है वो आकाश में उड़ती है। तो उसने पतंग को जैसे ही आकाश में उड़ते हुए देखा तो उसने यही सोचा कि वो चिड़िया ही है। तो जब दो चीज़ों के बीच में अंतर नहीं कर पाते तो उसको हम क्या कहते हैं, सम्मिलन कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलन कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, बच्चे को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है ये जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना। तो क्या होगा इसका आंसर? कि मूल्यांकन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मूल्यांकन की परिभाषा क्या होगी? मूल्यांकन की परिभाषा क्या होती है? मूल्यांकन की परिभाषा है बच्चों की उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों की जांच करना। ध्यान से सुनना, बच्चों की उपलब्धि परीक्षणों के परिणामों की जांच करना तथा उनके अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना ही क्या है, मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बच्चों ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है पाठ्यक्रम से, और क्या उनके अधिगम यानी सीखने में क्या क्या कठिनाइयाँ आई है, उन सभी के बारे में जानना ही क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस मूल्यांकन का। तो देखिए इसमें 3 ऑप्शन है, चौथा है उपयुक्त सभी। तो तीनों ही ऑप्शन क्या करते हैं, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण उद्देश्य बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, उपयुक्त सभी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? देखिए क्या होगा कि इसमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। 13 वर्षीय बालक है, बात में क्या है, उसने एज ही दे दी, यानी 13 वर्षीय बालक है, बात में झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। विकास की किस अवस्था में होगा? एज दे रखी, आप पता लगा सकते हो सीधा सीधा। क्या होगा इसका आंसर? किशोरावस्था। तो ये किशोरावस्था ही क्यों? क्योंकि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, किशोरों के संवेग जो होते हैं वो अधिक परिवर्तनशील होते हैं। इसी के कारण विरोधी व्यवहार प्रकट करता है बच्चा और समझना कठिन हो जाता है उसे। ठीक है, बार बार उसके संवेगों में क्या आएगा, हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक समय के लिए वो झगड़ा कर रहा है, दूसरे समय के लिए वो शांत होगा, यानी कि हर मिनट के अंदर उसके संवेगों में क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। इस कारण इसका सही आंसर क्या होगा, किशोरावस्था होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास, यानी कि शिक्षा में फ्रोबेल का, शिक्षा के अंदर जब हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं तो फ्रोबेल के महत्वपूर्ण योगदान को भी हम देखते हैं। तो शिक्षा के अंदर फ्रोबेल ने क्या योगदान दिया? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन में ए में क्या देखा है, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, लैटिन स्कूल। जब आप शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं तो आप ये भी पढ़ते हैं कि फ्रोबेल के द्वारा सबसे पहली विधि थी कौन सी, किंडरगार्टन विधि। कौन सी विधि थी? किंडरगार्टन विधि। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि का माना जाता है किसको? किंडरगार्टन विधि को। और ये किंडरगार्टन विधि लेकर कौन आया था? फ्रोबेल लेकर आया था। ठीक है ना, खेल खेल में बच्चों को सिखाना ही क्या है, किंडरगार्टन विधि है, जो प्राथमिक स्तर के बालकों को शिक्षा के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि मानी जाती है। ठीक है ना, तो याद रखना ही। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषण का उदाहरण है। देखिए आपने नाम सुना होगा संश्लेषण और विश्लेषण।
ठीक है। संश्लेषण का उदाहरण क्या होगा? संश्लेषण का उदाहरण होगा प्रमेय सिद्ध करना। जब आप गणित शिक्षण में जब आप प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संश्लेषण विधि कहते हैं, संश्लेषण। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, वो है परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक, सॉरी व्यापक नहीं होगा यहाँ पे, व्यापक होगा। क्या होगा? व्यापक होगा। क्या होगा? व्यापक। ठीक है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें, ठीक है, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए, परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत व व्यापक क्षेत्रों का होता है, उपयोग सभी। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्योंकि जब हम देखते हैं परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को, तो गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होता है कौन? सतत और व्यापक मूल्यांकन, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन के साथ साथ सतत और व्यापक मूल्यांकन क्षेत्रों में भी होता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों में भी होता है, तो ये बात याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, बालक के शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। देखिए जब हम बाल विकास को जब हम पढ़ते हैं, बाल विकास को जब हम पढ़ते हैं तो बाल विकास के अंदर हम क्या पाते हैं? देखिए जब हम विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ते हैं ना बाल विकास की, तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे बालक का विकास होता है वो किस दिशा में और कैसे होता है, किस दिशा में होता है। तो देखिए जब हम बालक, इसमें ऑप्शन में क्या देखा? सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। कि इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मस्तोधोमुखी और केंद्र सिरोमुखी। क्या कहा जाता है? मस्तोधोमुखी, केंद्र सिरोमुखी। यानी कि विकास जो होगा ना एक बच्चे का, वो सिर से पैर की ओर होगा और केंद्र से सिरों की ओर होगा। विकास कैसे जाएगा? केंद्र से सिरों की ओर। यानी कि सबसे पहले आपके मस्तिष्क का निर्माण होगा, उसके बाद धीरे धीरे शरीर के अंगों का, बाकी अंगों का निर्माण शुरू होगा। और इसी प्रकार केंद्र सिरोमुखी में क्या होगा? हमारे शरीर के केंद्रीय भाग का निर्माण होगा, रीढ़ की हड्डी का। उसके बाद वहाँ से विकास कहाँ जाता है? सिरों की ओर जाता है। ठीक है। तो आज के लिए ये 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।